नाउ नेक्स्ट टॉपिक है वेटलेसनेस। हिंदी में इसको बोलते हैं भारहीनता। दैट मीन एक ऐसी पोजीशन में हम आ सकते हैं जब हमें हमारा वेट फील ना हो। राइट? कैसे? व्हेन द अपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी बिकम्स जीरो। एक्चुअली में वो एक्चुअल वेट जीरो नहीं हुआ है, अपरेंट जीरो हुआ है। लगता है कि मेरा वेट जीरो हो गया है। जैसे द बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। जब अपरेंट वेट लगे कि जीरो हो गया तब उसको हम बोलते हैं वेटलेसनेस। एक्चुअली में जीरो नहीं होता है। जैसे कि इन अ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ एवरी पार्ट एंड पार्टिकल ऑफ सैटेलाइट हैज एन एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ which is exactly the value of the earth acceleration due to gravity at that position. Means एक तो वो एक्सेलरेशन जो कि ग्रेविटी के कारण है, राइट, जिसको अपन जी बोलते हैं, जी डैश बोलते हैं पर्टिकुलर हाइट पर, और एक वो जो ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स आता है, जनरेट होता है ड्यू टू रिवोल्यूशन। देखिए यहां बोला है एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एक्सेलरेशन, अर्थ का एक्सेलरेशन, अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का और एक खुद बॉडी का दोनों जब एक्सेलरेशन सेम हो जाते हैं तब वेटलेसनेस आता है। जैसे thus in the satellite everything inside it in a state of free fall। ऐसा लग रहा है कि हम गिर रहे हैं, और कितना टाइम पीरियड या कितना देर तक गिर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि कोई बॉडी गिरी तो यहां से यहां तक की वेटलेसनेस में फील है, इसको हम वेटलेसनेस में कह सकते हैं क्योंकि इसका ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी है, राइट, और जब ये नीचे आ रही है तो इसका खुद का एक्सेलरेशन भी जी है और इस पर लग रहा ग्रेविटी भी जी है, राइट। तो दो तरह के एक्सेलरेशन, तो बॉडी का और एक अर्थ का जो लगा रहा है फोर्स के कारण जो ए बन रहा है, राइट। तो दोनों ही जब ए, दैट मीन एक तो बॉडी का और एक अर्थ की ग्रेविटेशनल पावर के कारण, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब दोनों सेम हो जाते हैं दैट मीन स्मॉल जी एंड ए, जी और ए जब इक्वल हो जाए तो हम नहीं बोलते जब पार्टिकल फ्री फॉल करता है देन वी विल टेक ए इक्वल्स टू जी या माइनस जी, क्योंकि माइनस डायरेक्शन के लिए, बट अमाउंट तो जी लेते हैं ना। उसी तरह से आगे देखिए, इफ अ बॉडी इज इन अ सैटेलाइट, यदि कोई बॉडी सैटेलाइट में है which does not produce its own gravity, मतलब वो खुद की ग्रेविटी प्रोड्यूस नहीं कर रही है। जैसे कि सैटेलाइट है बट वो सैटेलाइट इतनी बड़ी नहीं है कि अर्थ के मास से कंपेयर में हो। अब अर्थ की ग्रेविटी और सैटेलाइट में कोई पार्टिकल है उसकी ग्रेविटी कंपेयर करो तो ऑब्वियस अर्थ की ग्रेविटी ज्यादा है। नाउ इस केस में ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ हाइट h above its surface, then मान लीजिए कोई सैटेलाइट है जो अर्थ सरफेस से h हाइट पर रिवॉल्व कर रही है। नाउ उसके लिए ट्रू वेट निकालते हैं। व्हाट द मीन्स ऑफ ट्रू वेट? एक्चुअल वेट कितना आएगा? तो वो आएगा mg। अब यदि ये अर्थ सरफेस पर होती तो हम mg बोल देते, बट g कौन सा लेते हैं? अर्थ सरफेस का। अब वो बॉडी कहां पर है? पर्टिकुलर हाइट पर, तो उस पर्टिकुलर हाइट पर g कितना है जिसको हम gh से सिंबलाइज करते हैं, g स्मॉल h। ओके, तो बताइए एक पर्टिकुलर हाइट पर स्मॉल g कितना होता है? ऑब्वियस अर्थ सरफेस पर जो g होता है उसके इक्वल तो नहीं होता, तो कितना होता है? gm by r स्क्वायर, वेयर स्मॉल r इज r प्लस h का होल स्क्वायर, राइट। और एज यू नो gm क्यों नहीं होती? gr स्क्वायर, जहां स्मॉल g जो है वो अर्थ सरफेस पर ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है। ओके, तो एक काम कीजिए, gm की वैल्यू gr स्क्वायर रखिए, यहां से r कॉमन लीजिए, तो नीचे से r कॉमन लोगे, स्क्वायर है तो r स्क्वायर आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर m और g बच जाएगा, नीचे बच जाएगा 1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर, राइट। अब बात करते हैं अपरेंट वेट की। याद कीजिए जब कोई बॉडी नीचे गिर रही होती लाइक लिफ्ट वाले केसेस में, तो हम अपरेंट वेट क्या लिया करते थे? mg माइनस a, राइट। अब यहां जो g है वो कितनी हाइट पर है? एक पर्टिकुलर हाइट पर है हम, तो वो वाला g कौन सा लेंगे हम? gh वाला, दैट मीन ये वाला। यदि इसमें से m हटा दें तो ये वाला gh लेंगे, राइट। और a अब निकाल लेते हैं कि ऑर्बिटिंग सैटेलाइट का एक्सेलरेशन होता कितना है। ऑर्बिटिंग सैटेलाइट पर फोर्सेस कितने? केवल एक, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ कितना फोर्स लगा रहा है, राइट।
और वो जो फोर्स लगाता है ऑब्वियस सेंटर तरफ लगाता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो उससे कौन सा एक्सेलरेशन आएगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये कौन सा एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल। फॉर्मूला होता है v²r, और v कौन सा वाला? टेंजेंशियल स्पीड। और टेंजेंशियल स्पीड सैटेलाइट की क्या होती है? ऑब्वियस ऑर्बिटिंग स्पीड ही होती है। तो ऑर्बिटिंग स्पीड का स्क्वायर करो अपॉन r, ऑर्बिटिंग पाथ का रेडियस। ओके, तो v0 की वैल्यू होती है √gm/r, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो gm/r आएगा। पहले से एक r नीचे, तो gm/r² हो गया। स्मॉल r की वैल्यू r+h रखते हैं, gm ऊपर है ही, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम टर्म आ रही है। यदि मैं इसमें से m हटा दूं तो ये gh की वैल्यू है ब्रैकेट, तो ये वैल्यू भी किसकी हो गई? gh की। तो यदि मैं a की वैल्यू आई, जो भी आई, वो gh की इक्विवेलेंट आई, gh के बराबर है, तो अपरेंट वेट कैसे काउंट करते हैं? mg-a, तो gh तो है ही, और a की वैल्यू भी किसके इक्वल आई? gh। तो gh - gh कितना हो गया? 0। ये मैं बोल रहा था, has an acceleration towards center of earth, acceleration towards center of earth, that is a, which is exactly the value of earth's acceleration due to gravity। ग्रेविटी के कारण कितना एक्सेलरेशन था? gh। जब दोनों बराबर हो जाते हैं तभी आप वेटलेसनेस फील करते हैं, आपका अपरेंट वेट 0 हो जाता है। नोट, कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस कैन बी ओवरकम बाय क्रिएटिंग आर्टिफिशियल ग्रेविटी। आर्टिफिशियल ग्रेविटी बना सकते हैं कैसे? बाय रोटेटिंग द सैटेलाइट। लाइक सैटेलाइट अर्थ के रिवॉल्व तो कर रही है, देखो आप लिखा भी मैंने, इन एडिशन टू इट्स रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन तो कर ही रही है। जैसे कि ये अर्थ है, ये सैटेलाइट है, ये रिवॉल्व तो कर ही रही है, रिवॉल्व के साथ साथ अब देखिए ये रोटेट भी कर रही है, राइट? तो रोटेट प्लस रिवोल्यूशन, तो रोटेट करेंगे तो उससे एक एडिशनल ग्रेविटी आप जनरेट कर सकते हैं, जिसको हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट मैं टॉपिक ले रहा हूं बाइनरी सिस्टम, 2 स्टार बाइनरी सिस्टम। लेट्स सी, देखते हैं। इसमें 2 स्टार है, M1 M2। ओके, M1 और M2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो d है। M1 का मास कम लग रहा होगा, M2 का साइज मैंने बड़ा देखा है। दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं आएगा। ओके, C नाम दे रहा हूं। तो M1 C के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है और M2 भी C के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। इसको बोलते हैं 2 स्टार बाइनरी सिस्टम। समझाने के लिए एक लेता हूं मैं ब्लू कलर M2 के लिए, ये रेडियस है, लगभग यहां आएगा, इसको सेंटर मानते हुए इसी सेंटर है, ये M2 का पाथ हो गया और ये हो गया M1 का पाथ। ओके, ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है मुझे, ठीक है। ये हो गया आपका M1, ये M1 का पाथ हो गया, ये M2 का हो गया, और दोनों एक दूसरे के अट्रैक्शन में ही, म्यूचुअल अट्रैक्शन में ही रिवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा फाइंड टी टाइम पीरियड, of one of the star in terms of M1, M2 and D, ठीक है।
तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ मोशन का लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो कौन सा है, ऑब्वियस ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। इसमें सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आया क्योंकि दोनों एक ही कॉमन सेंटर के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक, और दोनों को ऑब्वियस टाइम पीरियड सेम होगा, दोनों का सेंटर सेम है, राइट, और दोनों एक ही म्यूचुअल अट्रैक्शन से के फोर्स के अंडर में रिवॉल्व कर रहे हैं। M2 पर भी वही फोर्स लग रहा है जो M1 पर लग रहा है, क्योंकि दोनों ही आपस में फोर्स लगा रहे हैं। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये मानना होगा कि M1 और C के बीच में डिस्टेंस कितनी है। लेट अज्यूम R1। ओके, तो R1 डिस्टेंस कौन सी है, दोनों के सेंटर ऑफ मास और M1 के बीच में डिस्टेंस। ऐसे ही हमको एक डिस्टेंस और माननी होगी M2 और C के बीच में। लेट अज्यूम R2। ओके, यदि मैं M1 को एज अ ओरिजिन अज्यूम कर लूं, दैट मीन M1 की जो पोजीशन है उसको एज अ ओरिजिन अज्यूम कर लें, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो मेरे लिए सेंटर ऑफ मास निकालना पोजीशन वाइज इजी रहेगा। कैसे, लेट्स सी, क्या हम R1 निकाल सकते हैं? तो R1 का फॉर्मूला याद कीजिए, क्या था? R1 का फॉर्मूला या तो आप डायरेक्टली याद कर लीजिए या आप ऐसे याद कीजिए कि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इसको यदि हमने ओरिजिन माना तो सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस अवे है, ठीक है, तो ये हो गया M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। यदि आपको R सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालनी है, तो ये फॉर्मूला होता है M1 R1 प्लस M2 R2 इक्वल्स टू अपॉन M1 प्लस M2 RCM। बट यहां हमने ओरिजिन कहां माना है, M1 पर ही मान लिया है। तो बताइए, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालने के लिए इस फॉर्मूले की जगह आप डायरेक्टली फॉर्मूला दे सकते हैं R1। सेंटर ऑफ मास M1 से कितना डिस्टेंस अवे है, R1, तो RCM की जगह तो R1 आएगा, जो मैंने अभी फॉर्मूला रफ किया है। M1 की लोकेशन, M1 तो ओरिजिन पर ही है, तो M1 R1 प्लस M2, और R2 कौन सा, ओरिजिन से M2 की लोकेशन क्या है, तो M2 ओरिजिन से कितना डिस्टेंस अवे है, D, ठीक है। तो R1 आपको निकालना है सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, पहला मास कहां पर है, ओरिजिन पर, दूसरा मास कहां पर है, ओरिजिन से D डिस्टेंस पर, अपॉन दोनों मास का एडिशन। यही फॉर्मूला था अभी अभी, ठीक है। ध्यान दीजिए, R1 R2 में कंफ्यूज मत होना। तो R1 डिस्टेंस मैंने सेंटर ऑफ मास से फर्स्ट ऑब्जेक्ट की मानी है। यहां से R1 कितना आ गया, M2D अपॉन M1 प्लस M2। तो इसी फॉर्मूले से हम R2 भी निकाल सकते हैं, बट डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, सिंस R2 हो जाएगा D माइनस R1, राइट, D माइनस R1, तो ये जाएगा D माइनस R1 कितना है, M2D अपॉन M1 प्लस M2। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इस पर ऊपर जाएगा M1D अपॉन M1 प्लस M2, देख सकते हैं M1D ऊपर आएगा, M2D भी आएगा, लेकिन वो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो ये R2 का फॉर्मूला आ गया इक्वल्स टू R2। आप देख सकते हैं R1 के फॉर्मूले में ऊपर M2 आ रहा है और R2 के फॉर्मूले में ऊपर M1 आ रहा है, बाकी टर्म सेम है, दोनों में D ऊपर है, दोनों में M1 प्लस M2 नीचे है, राइट। अब मैं थोड़ी जगह कर देता हूं ना, ये हमने R1 R2 निकाला है, हमें चाहिए टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए अभी अभी हमने क्वेश्चन भी किया था, टाइम पीरियड निकालने के लिए हमने सबसे पहले सॉल्व किया था ओमेगा, और ओमेगा आता है फोर्स के फॉर्मूले में, ठीक है। लेट्स सी, सिंस F इक्वल्स टू, चलिए मान लीजिए कि M1 पर कितना फोर्स लग रहा है, तो M1 पर लग रहा है फोर्स M1, याद कीजिए ये जो फोर्स लगेगा, राइट, वो होगा G M1 M2 अपॉन डिस्टेंस कितने दोनों के बीच, D स्क्वायर,
बताइए क्या यही फोर्स जो F फोर्स लग रहा है M1 पर, यही फोर्स M1 को रिवॉल्व कराने के लिए इनफ है? यस। और ये फोर्स कहां जा रहा है? सेंटर की तरफ। दैट मीन ये सेंट्रीपिटल फोर्स भी है। तो आप इसको इक्विवेलेंट कर सकते हैं mv²r के इक्वल्स टू m कौन सा है? m1 mv²r। अब मुझे v तो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ओमेगा, तो एक फॉर्मूला और था mv²r की जगह mr ओमेगा स्क्वायर। बताइए यहां r कितना है? m1 के लिए रेडियस r1 mr ओमेगा स्क्वायर। सिंस मैंने कहा था कि दोनों पर सेम फोर्स है तो दोनों का ओमेगा भी सेम होगा, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम के बाद जब ये वापस घूम के यहां आएगा तो उतने ही टाइम बाद m2 भी घूम के वापस यहीं पे आएगा। रीजन, जब दोनों अपने पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ही होंगे, दोनों के बीच जब डिस्टेंस लगातार सेम रहेगी तभी तो उनके बीच लगातार फोर्स भी सेम रहेंगे। तो ये तभी पॉसिबल जब दोनों का टाइम पीरियड सेम हो। तो हम ओमेगा यहां से निकाल लेते हैं, इंप्लाइज दैट ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू, पहले ध्यान दीजिए यहां पर r1 की वैल्यू डिवाइड करनी पड़ेगी। ओके, तो पहले मैं r1 की वैल्यू लिख देता हूं। याद कीजिए अभी अभी r1 आया था, क्या आया था? r1 की वैल्यू में आया था m2d अपॉन m1 प्लस m2 इंटू m1 तो हो ही गया है इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, सॉरी d स्क्वायर। अब m1 m2 दोनों तरफ कट गए, इंप्लाइज दैट ओमेगा स्क्वायर दैट्स इट हो क्या आता है? g नहीं कटा, m1 m2 गए, m1 प्लस m2 उधर पहुंच गया अपॉन d स्क्वायर। जब आप ओमेगा निकालेंगे तो ये जाएगा g अंडर रूट के अंदर m1 प्लस m2 अपॉन d, राइट? ये आ गया ओमेगा। सिंस टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा को रिवर्ट कर दो, ये हो गया d अपॉन, एक चीज और, यहां जो d है वो हम भूल रहे हैं, d को आप जब इधर लेके आएंगे तो जाएगा d क्यूब, राइट? और जब d क्यूब का अंडर लेंगे तो एक काम कीजिए, d क्यूब को भी अंडर के अंदर रहने दीजिए। ओके, तो ये हो जाएगा, जब इसको रिवर्ट करोगे तो d क्यूब अंडर में g m1 प्लस m2, और टाइम पीरियड आ गया इन टर्म्स ऑफ m1 m2 एंड d। ये तो क्वेश्चन हो गया इसका। इसी क्वेश्चन में एक फर्दर पार्ट और पूछता है, पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। डायग्राम आपने देख ही लिया है, 2 स्टार बाइनरी सिस्टम बोलते हैं कि उसमें दो ही मासेस हैं और दोनों ही मास अपने अपने म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स के कारण ही रिवॉल्व हो रहे हैं। ओके, नाउ इसके अगले पार्ट में 2 स्टार बाइनरी सिस्टम के इसी क्वेश्चन में आपसे एक पार्ट और पूछ सकता है। In the above question, find ratio of angular momentum, that means L1 upon L2, right? तो L1 upon L2 निकालते हैं। Since सर्कुलर ऑर्बिट्स के लिए L1 L2 कितने होंगे? MVR एंड MVR, MVR एंड MVR, ओके, M1 M2, यस। या तो आप इसको MVR सॉल्व कर लीजिए या I इंटू ओमेगा सॉल्व कर लीजिए। I इंटू ओमेगा सॉल्व करना चाहो तो उससे भी कर सकते हैं, I इंटू ओमेगा, I इंटू ओमेगा, तो I1 I2, बट दोनों के लिए ओमेगा सेम है, तो आइस का रेशियो निकाल लीजिए, इक्वल्स टू I1 अपॉन I2। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर ऑर्बिट्स के लिए होता है mr स्क्वायर, तो m1 r1 स्क्वायर अपॉन m2 r2 स्क्वायर, इंप्लाइज दैट L1 अपॉन L2 इक्वल्स टू, मासेस का रेशियो तो आप साइड में रहने दीजिए क्योंकि इस टर्म में आपको आंसर छोड़ना भी है। R1 R2 की वैल्यूज दे दी, याद कीजिए
R1 की वैल्यू में क्या था? R1 की वैल्यू में था m2d अपॉन m1 प्लस m2 और R2 की वैल्यू में था m1d अपॉन m1 प्लस m2। दोनों का स्क्वायर तो मैंने होल स्क्वायर कर दिया। m1 प्लस m2 कैंसिल आउट, d भी कैंसिल आउट, यहाँ आएगा m2 अपॉन m1 का होल स्क्वायर। बाहर चल रहा है m1 अपॉन m2, अंदर आ रहा है m2 अपॉन m1 का स्क्वायर, तो ये आएगा m2 स्क्वायर अपॉन m1 स्क्वायर। तो m2 कट गया, एक m1 कट गया, ये आ गया m2 अपॉन m1। तो एंगुलर मोमेंटम का रेशो मासेस के रेशो के इनवर्सली है, क्योंकि ऊपर 1 है तो वहां 2 है, राइट। एक इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, इजी सा है, यही इस तरह का सॉल्यूशन आएगा, शॉर्ट में समझिए। इन द अबव क्वेश्चन फाइंड द रेशियो ऑफ, अब यदि वो एंगुलर मोमेंटम की जगह, राइट, काइनेटिक एनर्जीज, राइट, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछे, दैट मीन I1 अपॉन, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी को आप लिख लीजिए Ke1 और Ke2। ओके, तो सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान देखिएगा। पहली स्टेप में ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। Ke1 और Ke2 का रेशियो, काइनेटिक एनर्जी सर्कुलर मोशन में हाफ आई ओमेगा लिख सकते हो, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सिंस ओमेगा सेम है और हाफ तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो अगेन रेशियो क्या आ गया? I1 अपॉन I2। दैट मीन यदि वो आपसे काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो पूछे या एंगुलर मोमेंटम का रेशियो पूछे, दोनों में रेशियो क्या आ रहा है? I1 अपॉन I2। तो बाकी का सॉल्यूशन बिल्कुल सेम है। अब चाहो तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जीज लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी 1 एंड काइनेटिक एनर्जी 2, दोनों का रेशियो m2 अपॉन m1 ही आएगा। तो ये था 2 स्टार बाइनरी सिस्टम। थैंक यू।